Hello everyone. Today we will discuss in this video about structure of atom. ये देखो अब इसमें 18 एलिमेंट्स जो मैं तुम्हें ऊपर दिखा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उनका यहाँ पे सिंबल और पूरा एलिमेंट नेम लिखा हुआ। सिंबल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि पहला जो लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। और उसके बाद वाला, जैसे लेट सपोज कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें दो दो लेटर आ रहे हैं, तो उनका सेकंड जो लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। जैसे हीलियम के अंदर देखो ई छोटा है, बेरिलियम के अंदर ई छोटा है, नियोन के अंदर ई छोटा है, ठीक है, सोडियम के अंदर ए छोटा है, मैग्नीशियम के अंदर जी छोटा है, ठीक है। इस पूरे टेबल के अंदर तुम्हें क्या क्या याद रखना है, ये देखो एटॉमिक नंबर याद रखना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, जेड से। एटॉमिक नंबर के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। साथ में वैलेंसी के बारे में बताऊंगा यहाँ पे, और एक टेबल और बनाएंगे हम वैलेंस के बारे में। पहले हम सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। देखो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। एटॉमिक नंबर का अगर डेफिनेशन देखना है तो ये देखो, द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर है बीच के अंदर, इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी प्रेजेंट होंगे वही क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन किसी किसी डेफिनेशन में लिखा होगा कि एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल्स टू द इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, उस वक्त न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। ये न्यूट्रल क्यों होना चाहिए मैं अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम वापस अपने टेबल पे आते हैं। ये देखो टेबल में एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, जेड से। किसी भी सिंबल को, लेट सपोज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, और मास नंबर हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। और मास नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ये देखो, मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर का मतलब होता है कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन पड़े हैं न्यूक्लियस में, प्लस में जितने न्यूट्रॉन पड़े हुए, इनका जब सम करेंगे हम तो क्या आएगा, मास नंबर आएगा, ठीक है। तो मतलब तुम्हें प्रोटॉन्स भी पता होना चाहिए सारे इन 18 एलिमेंट्स का, क्योंकि 18 तुम्हारे बुक में है इसलिए। साथ में उसके न्यूट्रॉन्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। ये कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स इज जस्ट द प्रोटॉन, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके। अब देखते हैं, तो जेड से एटॉमिक नंबर, ए से मास नंबर। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी अगर एलिमेंट न्यूट्रल पड़ा हुआ है तो एटॉमिक नंबर जेड उसका इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होगा और प्रोटॉन के भी इक्वल होगा। लेकिन दूसरे केस में क्यों इक्वल नहीं होता है, तो दूसरे केस में क्यों इक्वल नहीं होता है ये देखते हैं। लेट सपोज एक लिया है सोडियम Na और दूसरा लिया है Na पॉजिटिव, ठीक है। देखो इस सोडियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है, जेड, ठीक है। जेड होता है सोडियम के पास 11, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जेड कितना है, ये जेड है, जेड कितना है यहाँ पे 11। तो 11 हो गया इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का। बट Na पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये देखो Na पॉजिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देना और नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेना। तो एक पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट या डोनेट करते हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज लगता है। यहाँ पे उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो देखो प्रोटॉन्स तो कांस्टेंट रहेगा, प्रोटॉन कितना रहेगा, 11 ही रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, 11। हमने पढ़ा भी था डेफिनेशन में, एटॉमिक नंबर इज जस्ट द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट in some cases if the element are at neutral condition then we can say that atomic number is also equals to the number of electrons, but if the element in the ionized condition, मतलब वो उसके ऊपर चार्ज कंटेन कर रहा है, if it is contain any charge like sodium positive, then atomic number is not equals to the number of electrons। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, देखो पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन जब तक वो यहाँ पे था, जब तक इस पर कोई चार्ज नहीं आया, चार्ज नहीं आया ना इसके ऊपर नो चार्ज है, ठीक है। बट इसके ऊपर ये चार्ज कंटेन कर रहा है। जब तक चार्ज नहीं था तब तक इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 11, प्रोटॉन भी कितने हैं इसमें 11। देख लो यहाँ प्रोटॉन्स
11, इलेक्ट्रॉन्स 11, ठीक है। लेकिन जैसे ही चार्ज आ गया, प्रोटॉन तो कांस्टेंट रहेगा, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पे, एक चार्ज के हिसाब से पॉजिटिव है मतलब डोनेट कर दिया, तो कितना हो गया यहाँ पे, एक डोनेट करने के बाद 10। इसलिए हम डेफिनेशन में लिखते हैं कि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे O है और O2 नेगेटिव है, कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो यू कैन से दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन अ ऑक्सीजन इज 8। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो 8, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 8। बट हियर यहाँ पे क्या हुआ है, देखो एटॉमिक नंबर तो यहाँ पे 8 ही है, प्रोटॉन भी यहाँ पे 8 है, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड और करेगा तो कितने हो जाएंगे टोटल 10। तो देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वेरी कर गया जैसे ही चार्ज आता है, इसलिए हम डेफिनेशन में नहीं लिखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, बिकॉज अगर वो सब लेट सपोज वो आयनाइज फॉर्म में हो तो, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एटॉमिक मास के ऊपर, ठीक। उससे पहले मैं एक बार रिप्रेजेंट करके कुछ नंबर को दिखा देता हूं कि कैसे हम एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3, नीचे ही करते हैं ना, मास ऊपर लिखते हैं, ठीक है। मास का फॉर्मूला क्या बताया, A इक्वल्स टू बी दी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। अब देखो इसके अंदर प्रोटॉन उतने ही होंगे जितने एटॉमिक नंबर होंगे, एक बार तुमने एटॉमिक नंबर रट लिया, प्रोटॉन रट लोगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी लगभग सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कौन से कंडीशन में है, आयनाइज कंडीशन में नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, प्रोटॉन भी सेम रहेगा। न्यूट्रॉन्स रटने पड़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन में कितने हैं, अभी यहाँ पे 0 है, हीलियम में कितने हैं 2। तो अगर मेरे को एटॉमिक मास निकालना है, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं एटॉमिक मास का, ठीक है। ये एटॉमिक मास A इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे कितना है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 प्लस में 0, यहाँ पे कितना है 2 प्लस में 2 4, तो इसका मास नंबर 4, यहाँ पे 3 प्लस 4 में 7, ठीक है, तो इसका मास नंबर 7, यहाँ पे 9, ठीक है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20। ये एटॉमिक मास नंबर अलग है, वेट एक एटम का अलग होता है और मास नंबर अलग होता है, इसलिए दोनों को मिक्स मत करना। मास नंबर का मतलब कितने इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक। और ये 11 प्लस 12 23, ये 24 और ये 27, ऐसे करते नीचे पूरा हम सम कर देंगे, ये 28, ये 31, ठीक है, ये 32, ये 35, वैसे 35.5 ही मिलेगा लेकिन उसका भी रीज़न मैं आगे बताता हूँ, और ये 40, ठीक है। तो ये सब हमने मास नंबर लिख लिया। अब रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट मास ऊपर लिखते हैं, इसका मास 4, इसका मास 7, इसका 9, सॉरी एटॉमिक नंबर नीचे करना है ना, तो एटॉमिक नंबर कितना है 4 और मास नंबर 9, तो 9 और 4, ठीक है। बोरोन का 5 और 11, इसका 6 और 12, इसका 7 और 14, इसका 8 और 16, इसका 9 और 19, इसका 10 और 20, इसका 11 और 23, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर मास, इसका 12 और 24, इसका 13 और 27, ये 27 कैसे आया तुम्हें याद होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका 14 प्लस 28, ऐसे करते हुए हम रिप्रेजेंट करते हुए नीचे तक आएंगे। और आर्गन का कितना लिखेंगे, एटॉमिक नंबर इज 18 एंड मास नंबर इज 40, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमने बात कर लिया प्रोटॉन्स, हमने बात कर लिया न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम करते हैं तो कौन सी टेबल आती है, मास नंबर वाली, और इलेक्ट्रॉन्स की भी बात कर ली। अब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी शेल्स, ओके। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स 1, तो कौन सा शेल में जाएगा, पहले के वाले शेल में। इसके पास कितने हैं 2, तो के की कैपेसिटी कितनी है 2,
एल की कैपेसिटी कितनी होती है 8, एम की 18 और इसकी 32, ये याद होना चाहिए। कौन से फॉर्मूले से 2n² से। इसकी 2 थी तो 2, इसकी 3 है तो पहले में 2 फिर 1 फिल करेंगे, जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिखाया वहाँ पे हमने, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा लिखते हैं, ठीक है। 4 का 2 2, 5 का 2 3, 6 का 2 4, 7 का 2 5, 8 का 2 6, 9 का 2 7, 10 का 2 8। अब देखो एल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इससे एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होगा तो नेक्स्ट वाले शेल में जंप कर जाएगा, ठीक है। 11 का 2 8 1, 12 का 2 8 8 2, 13 का 2 8 8 3, 14 का 2 8 8 4, 15 का 2 8 5, 16 का 2 8 6, 17 का 2 8 7 और 18 का 2 8 and 8। ओके, इससे बाद वाला दिया नहीं है, वरना और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड होते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ में कुछ रूल आता है, वो रूल एक रूल है ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल में क्या होता है, देखो ऑक्टेट रूल हमें ये बोलता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं 2 8 18 और 32, ओके, हम इस फॉर्म में ना करके ऑक्टेट रूल में हम क्या करने की कोशिश करते हैं 2888 की टर्म्स में तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को 288 की टर्म्स में तोड़ते हैं ऑक्टेट रूल में। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट रूल ऐसा बोलता है कि लास्ट शेल में अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है एक्सेप्ट के शेल, क्योंकि के की कैपेसिटी ही सिर्फ 2 है, बाकी एल में एल एम एन इन तीनों में अगर लास्ट शेल में किसी की हम लास्ट शेल बात करें, अगर एल की हम बात करें तो लास्ट शेल क्या है इसके लिए, सॉरी लिथियम की अगर मैं बात करूं तो लास्ट शेल कौन सा है इसका एल। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का लास्ट शेल कौन सा है एम। तो जिसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं उसे माना जाता है स्टेबल एटम, ठीक है, स्टेबल एटम। तो देखो यहाँ पे कितनों के स्टेबल एटम हैं, हम फाइंड करते हैं यहाँ पे कितनों के स्टेबल एटम है। ओके, सिर्फ मैंने किसको बोला छोड़ने के लिए, एक्सेप्ट हीलियम। क्यों? क्योंकि देखो इसका के शेल में कंप्लीट कितने आते हैं 2 ही आते हैं और इसका 2 फिल है, इसके बाद इसका कोई आगे पीछे कुछ नहीं है। तो ये एक इनर्ट, हीलियम एक इनर्ट गैस है, ठीक है, और ये नॉन रिएक्टिव होता है, न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल एटम है ये। ओके, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ एक्सेप्शन हीलियम के लिए था। बाकी किसी के शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए तो वो भी इनर्ट गैस कहलाएंगे या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस कहलाएंगे, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। हीलियम के लिए सिर्फ था क्योंकि के में 2 ही आता है। ओके, याद रखना, हीलियम पे मार्क कर लेना, हीलियम के में 2 है, मतलब ये कंप्लीट है, स्टेबल है। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ढूंढते हैं। एल में किसके में लास्ट में 8 है, तो ये देखो 8 दिख गया। किसके में है, नियॉन, तो नियॉन भी पे भी स्टार लगा लो, ये भी क्या है, एक नोबल गैस है। ओके, नोबल गैस मतलब जो किसी में पार्टिसिपेट ना करे, न्यूट्रल टाइप का इनर्ट गैस। ओके, इसके बाद 8 किस किस में और आता है, नियॉन का लास्ट शेल था एल, लेकिन सोडियम का लास्ट शेल एम है, ये देख रहे हो तो यहाँ पे एम, बट इसमें 8 नहीं है। मैंने क्या बोला था, लास्ट में 8 होना चाहिए, इसको स्टेबल बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो 8 नहीं है, तो आप देखो एम में 8 ढूंढते हैं, तो एम में 8 हमें कहाँ मिला, यहाँ पे, तो इस पे भी मार्क लगा लो, ये भी क्या है, एक नोबल गैस। ओके, तो जहाँ पे लास्ट में 8 फॉर्म में दिख जाए वो क्या होता है, नोबल गैस। लेट सपोज कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, जेड कितना होता है 20। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2 8, फिर कितना आएगा 8 2 10, 18 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, के एल और एम। लेकिन इसको ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा हम ध्यान में ये रख करके करते हैं कि हमें ऑक्टेट रूल के हिसाब से करना है। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी एटम को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि कौन एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने के बाद स्टेबल हो सकता है। यहाँ से तो पता नहीं चलेगा कि कौन कितने में स्टेबल होगा, लेकिन देखो आप इसको ऑक्टेट रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ओके, तो क्या करेंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर 8 कितना हो गया ये, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने गलत लिख दिया था, पहले के का 2, एल का 8 और एम में कितने बच गए, के और एल में 10 आ गए, तो बच कितने गए 10, तो ये 10 यहाँ पे चला गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। लेकिन ऑक्टेट रूल के हिसाब से कैसे हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स ये
क्या करेगा अभी हम बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, कि लास्ट में अगर 1 2 3 4 5 6 जितने इलेक्ट्रॉन दिख जाए उनके साथ करते क्या है, किसके साथ, 1 2 लेकर के 7 के साथ, ठीक है, या 1 दिख जाए, 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 4 दिख जाए, 5 6 और 7, क्योंकि 8 के लिए हमने स्टेबल बोला है और हीलियम वाले केस में सिर्फ शुरू में ही के में ही 2 हो जाता है कंप्लीट, इसलिए उसके लिए एक्सेप्शन है, बाकी और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल क्या था, ये देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। नोट द outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 इलेक्ट्रॉन। जो outermost shell जो होता है ना, अभी नील्स बोर ने बोला था कि M18 कर सकता है और N32 कर सकता है, लेकिन ऑक्टेट रूल के हिसाब से कि outermost किसी का भी हो जाए वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्ड नहीं कर पाएगा, अगर उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा की हो। जैसे M की कैपेसिटी 18 है बट वो 18 होल्ड नहीं करेगा, कैल्शियम के केस में देखा हमने 20 है, बट हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जेशन कैसे करते हैं, 2 8 8 2 करना कैसे चाहिए था हमें, Mn के हिसाब से 2 8 एंड 10, बट हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे में हमें पता नहीं चलता कि किस इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स वो किसी को दे सकता है, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। जस्ट वी आर चेकिंग हियर ओनली फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एनी एटम, ओके। ऑक्टेट रूल यही बोलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। द प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल मेक्स द एटम वेरी स्टेबल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या बोला जाता है, स्टेबल। अब ये यहाँ पे 8 तो है नहीं, यहाँ पे 2 है, तो ये स्टेबल क्यों है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ते हैं अभी। तो ऑक्टेट रूल क्लियर हो गया। ऑक्टेट रूल में क्या है, अब देखो ऑक्टेट रूल क्यों ज़रूरी था। देखो यहाँ पे 2 वर्ड आता है, एक आता है वैलेंसी और एक आता है वैलेंस। क्या है डेफिनेशन इसकी, यहाँ पे देखते हैं। वैलेंस इज द आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, और वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी एटम की दूसरे एटम के साथ, कि एक एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट के साथ अगर एक्स एटम या वाई एटम के साथ मिल रहा है, एलिमेंट एक्स एलिमेंट वाई एलिमेंट के साथ मिल रहा है, तो किसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करेगा और कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, यही हमें वैलेंसी से पता चलता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या पता चलता है कि किसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमने टेबल यहाँ पे बनाया एक वैलेंसी का और दूसरा बनाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना ज़रूरी है। कॉन्फ़िगरेशन करा ऑक्टेट रूल के हिसाब से करना है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इस हिसाब से नहीं करना है, ठीक है, नील्स बोर के हिसाब से नहीं करना है, क्योंकि ऑक्टेट रूल में ही हमें स्टेबिलिटी का पता चलता है। पहले किया 1। एक चीज़ और वैलेंसी के लिए देखो, वैलेंसी में अगर लास्ट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, मतलब लास्ट वाले शेल में अगर दिख जाए आपको 1 2 3 और 4 इतने दिख जाए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इनके ऊपर ही आता है पॉजिटिव चार्ज। ये सोडियम के ऊपर कैसे आएगा पॉजिटिव, अभी दिखाता हूँ। और जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन में 5 6 या 7 होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। ये डोनेट क्यों करते हैं, ये डोनेट करने के साथ ही स्टेबल हो जाते हैं। कैसे होते हैं अभी मैं दिखाता हूँ। और ये एक्सेप्ट क्यों करते हैं, ये एक्सेप्ट करते क्यों है, क्योंकि ये 8 की तरफ जाने को ढूंढते हैं। जैसे 5 कितना एक्सेप्ट करेगा, 3, 6 कितना करेगा, 2, 7 कितना करेगा, 1, ठीक है। तो ये अपने कैपेसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट या डोनेट करते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने, 1। तो 1 के लिए मैंने क्या बोला कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल 1, पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं सबका, ठीक है। इसका 1, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2, इसके कितने हैं 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, इसका कितना है 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका यहाँ पे आ गया, इस ये लास्ट शेल इसका ये वाला है ना, इसका 1, इसका 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये मैं पूरा भर दूंगा यहाँ पे 3 4 5 6, क्योंकि लास्ट शेल में यही पड़े है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये हमने लास्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स पता कर लिया। अब हमें वैलेंसी चेक करना है। वैलेंसी हमने क्या पढ़ा था, अभी क्या देखा था कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 दिख जाए, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं। अब देखो क्या है, एक इसने डोनेट कर दिया, तो इसलिए हाइड्रोजन पे तुम हमेशा पॉजिटिव चार्ज देखोगे।
यहाँ पे क्या है 2, ये एक्सेप्शन था, ये हीलियम है ना, तो इसका तो कंप्लीट हो गया शेल, के कंप्लीट हो गया, इसलिए जिसका शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाता है उसको स्टेबल लिख देते हैं, और स्टेबल के लिए वैलेंसी होती है 0। तो यहाँ पे अगर 8 दिख जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर दिख जाए 8, तो यहाँ पे तुम वैलेंसी क्या लिखोगे 0। हीलियम के लिए ये सिर्फ एक्सेप्शन था, क्योंकि हीलियम का फर्स्ट शेल ही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब देखो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद देखो कैसे कंप्लीट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद देखो कैसे कंप्लीट हो गया, के में 2 ही चाहिए था, 2 ही कंप्लीट हो गए। ये डोनेट करने के बाद 3 के 3 कैसे कंप्लीट हो गया। तो ये स्टेबल हो जाते हैं आफ्टर डोनेटिंग। ओके, आफ्टर डोनेटिंग इट बिकम स्टेबल। ओके, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, आउटर मोस्ट शेल में कितने 3, इसके कितने 4, 4 देते ही डोनेट स्टेबल हो गया। ठीक है यहाँ तक। लेकिन आप देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, बट इसने 3 कहीं से उधार मांगे, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये डोनेट करने वाले के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेप्ट करने वालों के ऊपर आता है, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एक्सेप्ट, उन पे आता है नेगेटिव चार्ज। ये कितने एक्सेप्ट करेगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, बनना क्या है स्टेबल होने के लिए 8। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कौन, 8, ऑक्टेट रूल पढ़ा था, तो 3 चाहिए इसको 8 बनने के लिए, तो 3 लेते ही इसके ऊपर आता है 3 नेगेटिव। ओके, इस पे आता है 6, तो 2 एक्सेप्ट करेगा, तो ये 2 नेगेटिव। इस पे आता, यहाँ पे देखो ये मैं चार्ज लगाते जा रहा हूँ। ठीक है, इस पे 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट करते इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे F नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जैसे ही तुम्हें 8 दिख जाए वो हो गया स्टेबल, और उसकी वैलेंसी क्या हो गई 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार लगाया भी है। नेक्स्ट देखते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो वापस वही ये आ गया डोनेट करने वाला पॉजिटिव, तो देखा जो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव क्यों आया, दिख गया। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं इसके कम आफ्टर डोनेटिंग, बट प्रोटॉन हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट है इसने 2 डोनेट कर दिया, इसने 3 कर दिया, इसने 4। ठीक है, और सिलिकॉन के लिए 5 के लिए क्या लिखा है इसने कि ये 5 डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो तुम आगे जा कर के पढ़ोगे कि एक्सेप्ट और डोनेट क्यों करता है, बट अभी हम सिर्फ कंसीडर कर लेते हैं कि ये 3 एक्सेप्ट करेगा। ओके, डोनेट के ऊपर हम डिस्कस नहीं करते, ये थोड़ा हायर क्लासेस की बात है, 11th में तुम्हें पता चलेगा ये सब चीज़ें, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह। ये 6 क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 7 क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और ये 1 से 4 डोनेट करेंगे। तो याद रहेगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट करते हैं, 5 से 7 है तो एक्सेप्ट करते हैं, और 8 है तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। ओके, तो आई होप तुम्हें वैलेंस और वैलेंसी में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोप्स एंड आइसोबार। क्या है आइसोटोप्स, तो देखो एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलर होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं 3 भाई है इसके, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। प्रोटियम देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट 1, Z कितना है इसका 1, और मास 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, देखो सब में एटॉमिक नंबर क्या है, सबका Z 1 है। ठीक है, सबका Z 1 है 1 है 1 है, बट मास सबका अलग है। एक जो प्रोटियम है उसका मास 1 है, जो ड्यूटीरियम है उसका 2 है, जो ट्रिटियम है उसका 3 है। ओके, ये मास डिफरेंट क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। इसका मास 1 है, इसका मतलब क्या, मास नंबर का फॉर्मूला क्या था, A इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अगर मास नंबर किसी का 1 है इट मीन्स क्या है, प्रोटॉन्स तो कभी 0 नहीं होता है, प्रोटॉन का वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 0 है, तभी तो 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 2 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है। यहाँ पे प्रोटॉन तो हमेशा 1 रहता है हाइड्रोजन का, बट न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हुए 2। देख रहे हो न्यूट्रॉन चेंज होने से कैसे मास चेंज हो गया। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन के वैसे 3 आइसोटोप्स है बट तुम्हारे बुक में 2 ही है। ओके, एक है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है बट मास 12 और 14। इट मीन्स क्या है
कि एक केस में प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन भी 6, लेकिन सेकंड वाले केस इस वाले में A2 वाले में इसमें क्या है, प्रोटॉन तो 6 है बट न्यूट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 8 हो गए। ठीक है, ये है तुम्हारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के चेंज होने से ही मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। क्लोरीन का कितना होता है 35 और 37, 2 आइसोटोप्स है इसके भी, एटॉमिक नंबर सेम। लेकिन एक और आता है कि ये इतने आइसोटोप्स होने के बाद हम एटॉमिक मास कैसे ले। तो देखो तुम्हारे इतने सारे मार्क्स आते हैं मैथ्स में, साइंस में, SST में, ठीक है, संस्कृत वगैरह, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो तुम किसी बच्चे को बोलते हो ना टॉपर, किसी को बोलते हो लूज़र, किसी को एवरेज। ठीक है, तो ये किस बेसिस पे बोला जाता है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इंडिविजुअल सब्जेक्ट को देख के नहीं बोलते हम, इस सबका एवरेज निकाल के बोलते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे सबका एवरेज मास निकालेंगे। तो एवरेज मास निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इनका परसेंटेज पता होना चाहिए कि कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर के अंदर। जैसे कि यहाँ पे ये वाला आइसोटोप 75% एग्जिस्ट करता है नेचर में, और ये वाला कितना 100% करेंगे, कोई भी करेगा तो 100। अगर 2 आइसोटोप्स है तो दोनों मिलकर के 100 करेंगे। ठीक है, 100%। 3 आइसोटोप्स है तो तीनों मिलकर के 100 करेंगे। ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा इनमें, जैसे ये 100% इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये 75% एग्जिस्ट करता है तो ये डेफिनेटली 25 करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू द मास इनटू में परसेंटेज, मास इनटू में परसेंटेज। ठीक है, पहले वाले आइसोटोप्स का, और सेकंड वाले आइसोटोप्स का मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू में परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप। ओके, तो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स इज 35, परसेंटेज 75, परसेंटेज को हमेशा 100 के टर्म्स में लिखते हैं, और यहाँ पे मास 37 इंटू में परसेंटेज 25/100। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आया, हाँ 105/4, इसको कितना आया 37/4, दोनों को सम किया 142/4। तो मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया था कि क्लोरीन का एटॉमिक मास वैसे तो 35.5 लेते हैं, बट जब तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करने के लिए जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 35। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बात आ गई कि आइसोटोप्स फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए इनका एवरेज लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हर ये फिक्स नहीं है ना कि किसी भी मैटर के अंदर कौन सा आइसोटोप बैठा हुआ है। लेट सपोज इसके अंदर C12 वाला बैठा है एक, और C14 वाला भी बैठा है एक, तो अब क्या एवरेज लेंगे, तो एवरेज लिया जाता है इन कंडीशन में। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये 99% पाया जाता है और ये 1% पाया जाता है, इसलिए इसको भी यहाँ पे नेगलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन जिस केस में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जैसे इस क्लोरीन में एक 75 एक 25, उस केस में तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना ही पड़ेगा। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या है वो तुमने यहाँ पे देख लिया, क्या है, मास इंटू में परसेंटेज। ओके, मास इंटू में परसेंटेज करके हम किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये आइसोटोप। तो यूरेनियम के आइसोटोप जो यूज़ होते हैं वो फ्यूल, एज एन फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे न्यूक्लियर पावर्स एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। आइसोटोप्स, कोबाल्ट के आइसोटोप्स यूज़ होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। आयोडीन के आइसोटोप्स यूज़ होते हैं गोइटर के बीमारी को ट्रीटमेंट करने में। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था आइसोटोप इज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। मास क्या था वहाँ पे, डिफरेंट था, बट यहाँ इसका अपोजिट है, मास यहाँ पे सेम होगा। ये देखो, सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। देखो एटॉमिक नंबर जेड सबका डिफरेंट है, Z1 इज 18, Z2 इज 19 एंड Z3 इज 20, बट मास नंबर सबका सेम है 40, 40 एंड 40। इट मीन्स क्या है, जो न्यूट्रॉन, क्योंकि मास नंबर इज मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सबका सम करने के बाद क्लियर है, आइसोबार इज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट आइसोटोप्स इज हैविंग डिफरेंट मास बट सेम एटॉमिक नंबर। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.